हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अम्ल, क्षार, लवण वाले पाठ का रिवीजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अवश्य देखें, यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम पहली परिभाषा पढ़ने वाले हैं, अम्ल किससे कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल की बात करें तो ऐसे अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन कम मात्रा में देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अम्ल कितने खतरनाक होते हैं। सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी चिन्ह, आप इस चेतावनी चिन्ह से समझ पा रहे होंगे कि अम्ल कितने खतरनाक होते हैं। उन्हें हमें हाथ से टच नहीं करना है। आगे बात करें तो कुछ प्रबल अम्ल के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, यह सभी दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आगे बात करें हम कुछ प्राकृतिक अम्ल, जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नेटल या बिच्छू बूटी में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। आगे बात करें क्षार। क्षार क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार ऐसे क्षार जो जल में घुलकर OH- आयन अधिक मात्रा में देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार ऐसे क्षार जो जल में घुलकर कम मात्रा में OH- आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें प्रबल क्षार के, तो जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, यह सभी प्रबल क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें दुर्बल क्षार की, तो जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट आगे बात करें लवण। लवण क्या होते हैं, तो अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया के द्वारा लवण का निर्माण होता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एक HCl अम्ल है, NaOH का निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे बात करें, इस रिएक्शन के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। नेक्स्ट आगे बात करें कुछ लवणों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, अति महत्वपूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, पेपर में अवश्य पूछी जाती है, जिसमें लिखा है जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तो दोनों का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ पा रहे होंगे, अम्ल को क्षार के साथ एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाता है तो हमें साल्ट प्लस वाटर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन के माध्यम से भी आप समझ पा रहे होंगे NaOH एक क्षारक है, HCl एक अम्ल है, जो दोनों से क्रिया करके NaCl तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात करें तो सूचक। सूचक क्या होते हैं, तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन पदार्थ अम्ल है और कौन पदार्थ क्षार है। आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे ये कुछ सूचक होते हैं। अम्ल में अन्य रंग प्रदान करते हैं तथा क्षार में अन्य रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो सूचक के बारे में पढ़ते हैं, तो सूचक निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, कृत्रिम सूचक। जिसमें हम जानते हैं कि प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत लिटमस पेपर, हल्दी तथा लाल पत्ता गोभी आता है, जबकि गंधीय सूचक के अंतर्गत लौंग या प्याज का तेल आता है। कृत्रिम सूचक के अंतर्गत मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थीन आता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे यह एक हल्दी है जो प्राकृतिक सूचक है, यह लाल पत्ता गोभी है एक लिटमस पेपर है।
लौंग का तेल और प्याज, यह सभी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं। और गंधीय सूचक, आप इस श्रेणी के माध्यम से या टेबल के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। इसमें कुछ सूचकों के नाम लिखे हैं। फिर अम्ल में क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता होगा लाल लिटमस पेपर अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु क्षार में नीला हो जाता है। नीले लिटमस पेपर की बात करें तो अम्ल में लाल हो जाता है तथा क्षार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु क्षार से क्रिया करके लाल रंग प्राप्त होता है। मेथिल ऑरेंज की बात करें तो मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल रंग का होता है, परंतु क्षार में पीले रंग का हो जाता है। अगर फिनोल्फ्थालीन की बात करें तो फिनोल्फ्थालीन अम्ल में रंगीन होता है, परंतु क्षार में गुलाबी रंग प्रदान करता है। प्याज की बात करें तो प्याज अम्ल में तीक्ष्ण गंध देती है, परंतु क्षार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम लौंग के तेल की बात करें तो लौंग का तेल अम्ल में तीक्ष्ण गंध देता है, परंतु क्षार में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें पीएच मान। तो पीएच मान क्या होता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक पीएच स्केल होती है, जिसे हम पीएच मान की संज्ञा देते हैं। इसमें 0 से 14 तक गिनती लिखी होती है, जिसमें 7 पर उदासीन विलयन प्राप्त होता है तथा 7 से नीचे आने पर अम्लीय विलयन प्राप्त होता है तथा 7 से अधिक जाने पर हमें क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। आप इस पिक्चर के माध्यम से भी समझ पा रहे होंगे कि अम्ल 7 पर उदासीन होता है, 7 से नीचे आने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, परंतु 7 से ऊपर जाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी देखने को प्राप्त होती है। इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ पा रहे होंगे पीएच स्केल, जिसमें शुद्ध जल का पीएच मान 7 तथा सख्त का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू के रस के पीएच की मान बात करें तो 2.2 होता है। जठर रस की बात करें तो 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH का होल ट्वाइस, जिसका पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें जिसका पीएच मान 14 होता है। यह अत्यंत एक प्रबल क्षारक है। नेक्स्ट आगे बात करें, इस पिक्चर के माध्यम से भी आप समझ पा रहे होंगे पीएच स्केल, जिसमें सभी विलयनों के अलग अलग पीएच मान तथा वैल्यू प्रदान की गई है। नेक्स्ट आगे बात करें दैनिक जीवन में पीएच मान के उपयोग। दैनिक जीवन में पीएच मान के महत्व या उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर उसे हम दंत क्षरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पीएच मान भोजन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट आगे बात करें कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इस प्रकार की रिएक्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इस प्रकार की एक क्लोरो-क्षार प्रक्रम क्रिया द्वारा हम प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा का निर्माण करते हैं। कास्टिक सोडा के उपयोग की बात करें तो कास्टिक सोडा के उपयोग निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1, साबुन बनाने में, कागज बनाने में, कांच उद्योग में। सबसे पहले कास्टिक सोडा प्राप्त करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, जिससे हमें NaOH अर्थात कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। साथ में क्लोरीन गैस बनती है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रक्रम के द्वारा हम बनाते हैं, जिसे हम क्लोरो-क्षार प्रक्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण सूक्ष्म बुझे हुए चूने में अर्थात CaOH का होल ट्वाइस में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसका सामान्य सूत्र CaOCl2 होता है। नेक्स्ट, इस रिएक्शन में आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और साथ में जल प्राप्त होता है। कुछ उपयोग की बात कर ले तो इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कोई रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में, चीनी को सफेद करने में, कीटाणुनाशक के रूप में, क्लोरोफॉर्म निर्माण में आदि हम व्यंजक चूर्ण के उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें धावन सोडा। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बनाने की विधि की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। आप इस रिएक्शन के माध्यम से समझ पा रहे होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर Na2CO3 तथा H2O प्राप्त होता है। साथ में Na2CO3 की 10H2O के साथ क्रिया कराने पर Na2CO3 10H2O का क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं।
धावन सोडा के उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, कपड़ा धोने में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, कागज उद्योग में, साबुन निर्माण में आदि का हम उपयोग धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे है खाने वाला सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाने की विधि की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके उपयोग की बात करें तो नंबर 1, खाने को स्वादिष्ट तथा खुसखुसा बनाने में। नेक्स्ट आगे बात करें तो पाव रोटी या ब्रेड बनाने में। नेक्स्ट सोडा वाटर बनाने में हम खाने वाले सोडे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4 हाफ H2O। रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बनाने की विधि की बात करें तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। सबसे पहले हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, जिससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसके उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, खिलौने, सजावटी सामान आदि बनाने में। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, पेपर में एक क्वेश्चन यह भी आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर हमें जिप्सम प्राप्त होता है और इस प्रकार की आपको रिएक्शन लिख देनी है। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने से प्राप्त होता है।